गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा था विश्व जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि, जिसके बारे में हम विश्व के वितरण के बारे में पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर विश्व के अंदर किन क्षेत्रों में किस प्रकार का वितरण रहा है। जैसे मान लीजिए कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर सघन रूप से बसा हुआ है, किस प्रकार का क्षेत्र है जो विरल है। तो आज हमारा टॉपिक है विश्व जनसंख्या वितरण के क्षेत्र। देखिए बेटा, विश्व जनसंख्या वितरण के क्षेत्र का मतलब ये है कि विश्व के अंदर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन आबादी पाई जाती है, और विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर विरल आबादी पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कौन से विश्व के अंदर, विश्व मानचित्र के अंदर क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा है वो बहुत ही सघन पाया जाता है। ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का जो मतलब जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है। तो आज हम इसी बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, विश्व जनसंख्या वितरण के क्षेत्र है। पूरे विश्व के अंदर जनसंख्या वितरण के क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे बात करते हैं हम नंबर 1 सघन जनसंख्या के क्षेत्र या सघन जनसंख्या वितरण के क्षेत्र। दूसरा सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। तीसरा आपके विरल जनसंख्या के क्षेत्र। और चौथा है आपका अति न्यून जनसंख्या का क्षेत्र। तो देखिए, विश्व जनसंख्या का जो वितरण है वो उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला सघन जनसंख्या के क्षेत्र कि विश्व के अंदर ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है, और सघन जनसंख्या पाई जाने के पीछे उसका प्रमुख कारण क्या है। दूसरा है सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र, जहाँ पर न तो अधिक जनसंख्या पाई जाती है और न कम जनसंख्या पाई जाती है, सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। एक विरल जनसंख्या के क्षेत्र, ऐसे विश्व के अंदर कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर विरल का मतलब बहुत ही कम से थोड़ा सा ऊपर की ओर विरल जनसंख्या का क्षेत्र इसके अंदर पाया जाता है। अति न्यून, ऐसे कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ पर मनुष्य के निवास के लिए या मनुष्य जो अनुकूल परिस्थिति ना होने यानी विषम परिस्थितियाँ पाई जाती है, वहाँ पर बहुत ही मतलब जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या है वो बहुत ही न्यून पाई जाती है, तो वो आएंगे अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र के अंदर। तो विश्व जनसंख्या के वितरण को 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले के बारे में अध्ययन करते हैं सघन जनसंख्या के क्षेत्र। देखिए, विश्व सघन जनसंख्या के क्षेत्र विश्व के अंदर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे को देखिए मानचित्र का ध्यान होना अति आवश्यक है कि विश्व के अंदर कौन कौन से आपके महाद्वीप है, उसका लोकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका यूरोप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप, ये एशिया और ये ओशिनिया। इन महाद्वीपों में कहाँ कहाँ पर जनसंख्या सघन पाई जाती है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या सामान्य पाई जाती है, ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या विरल या अति न्यून पाई जाती है। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले सघन जनसंख्या के क्षेत्र। देखिए, सघन जनसंख्या के क्षेत्र को हम मूल रूप से इस क्षेत्र को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला पूर्वी एशिया,
सेकंड नंबर दक्षिणी एशिया, थर्ड नंबर दक्षिणी पूर्वी एशिया, फोर्थ नंबर आपका आता है उत्तरी पश्चिमी यूरोप, और पांचवा है सघन जनसंख्या का प्रदेश, वो है आपका उत्तरी पूर्वी अमेरिका, या इसको हम बोल सकते हैं केवल पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये 5 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए पूर्वी एशिया। अब सबसे पहले तो देखिए पूर्वी एशिया कहाँ पे है। दक्षिणी एशिया कौन कौन से देश आते हैं और दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। कुल मिला के सघन जनसंख्या प्रदेश के क्षेत्र के अंदर 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो आपके एशिया महाद्वीप के हैं, जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। ये 3 तो एशिया महाद्वीप में है, एक आपका यूरोप महाद्वीप का है और एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का है। तो यानी ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो अति सघन पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो इसमें देखिए चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, ये देश हैं वो सब आपके पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। चीन है, आपको बताया विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, ये सब पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दक्षिणी एशिया, इसके अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन देशों को दक्षिणी एशिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसके अंदर इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, इन देशों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ये एशिया के प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर यानी इस बेल्ट के अंदर आपके सघन जनसंख्या के कौन से देश है, जिसके अंदर देखिए ब्रिटेन, इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, इसके अलावा आपके स्वीडन, डेनमार्क, स्पेन, इटली, ये सब उत्तरी पश्चिमी यानी ये उत्तरी और ये पश्चिम बेल्ट, इस बेल्ट के अंतर्गत ये देश आते हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर आता आपका पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका पूर्वी बेल्ट, जिसके अंतर्गत कौन कौन से, इसमें 2 प्रमुख क्षेत्र है, एक आपका यूएसए का क्षेत्र है और एक आपके कनाडा का क्षेत्र माना गया है इसके अंतर्गत। उत्तरी पूर्वी यूएसए और दक्षिणी पूर्वी कनाडा। उत्तरी पूर्वी यूएसए व पूर्वी कनाडा, ये प्रमुख आपके सघन जनसंख्या के क्षेत्र है। अब देखिए बात करते हैं कि जो सघन जनसंख्या के प्रदेश है, कभी कभार क्या है कि
मानचित्र के अंदर दर्शाने के लिए भी इन देशों में से कुछ देशों के बारे में आपको पूछ सकते हैं। तो इसको हम अच्छी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से इसको समझ लिए होंगे, और इसको मानचित्र में भी अंकित करने के लिए ज़रूरी है, कभी कभार आपको मानचित्र के अंदर कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं दर्शाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको मानचित्र के जरिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पूर्वी एशिया, सघन जनसंख्या के प्रदेश के अंदर 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, ये एशिया आपका, इस बेल्ट के अंदर एशिया के अंतर्गत ये आपका पूर्वी एशिया आ गया, ये दक्षिणी एशिया आ गया, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। तो ये बीच वाले जो क्षेत्र है ये पूर्वी एशिया के अंतर्गत आ गया। तो ये नहीं कहने का मतलब है, ये जो तीनों बेल्ट है, एक पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और दक्षिणी आपके पूर्वी एशिया, यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी इनका जनसंख्या का जमावड़ा वो बहुत ही सघन पाया जाता है। सबसे पहले लेते हैं हम पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया के अंदर देखिए चीन, इस चीन का जो ये बेल्ट है, ये चीन चाइना है, इस चाइना के इस बेल्ट के अंतर्गत जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो बहुत ही सघन पाया जाता है यहाँ पे इस बेल्ट में। फिर है जापान, ये जापान, इसके बाद में दक्षिण कोरिया, यहाँ पर इस बेल्ट के अंदर सघन जनसंख्या, उसके बाद में हांगकांग, उसके बाद में ये ताइवान, इस बेल्ट के अंदर, यानी यहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये पूर्वी एशिया के क्षेत्र है जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया में ये भारत वाला बेल्ट है, यहाँ पर सघन जनसंख्या, इसके अलावा यहाँ पर भी ये पाकिस्तान, इंडिया है, ये यहाँ पर नेपाल, इसके अलावा यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। इस बेल्ट के अंदर सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये आपके कहने का मतलब है, ज़्यादातर आपने पढ़ा होगा कि विश्व की 75% जनसंख्या है वो तटीय क्षेत्रों में है। तटीय क्षेत्र देखिए, ये पूरे के पूरे तटीय क्षेत्र है जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर। तो देखिए इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है, लाओस, कंबोडिया, ये बेल्ट है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये आपके एशिया के क्षेत्र है जहाँ पर सघन जनसंख्या, आपको सघन जनसंख्या का जमावड़ा देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप की। अब देखिए, ये यूरोप महाद्वीप है, इसकी ये उत्तर वाला भाग, ये आपके पूर्व वाला, ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो उत्तर पश्चिमी, यानी कहने का मतलब है इस बेल्ट के अंतर्गत आपको सघन जनसंख्या देखने को मिलेगी। इस बेल्ट में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे देखिए ब्रिटेन है, यहाँ पर आपके बेल्जियम वगैरह, हॉलैंड, नीदरलैंड, इसके अंदर नीदरलैंड भी आता है, नीदरलैंड जिसका प्राचीन नाम हॉलैंड भी है। उसके अलावा फ्रांस है, स्पेन है, इटली है। यानी कहने का मतलब है इस बेल्ट के अंतर्गत आपको सघन जनसंख्या देखना। फिर आपके उत्तर के अंदर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क वगैरह इस बेल्ट के अंदर, यानी कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जहाँ पर सघन जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, इस बेल्ट के अंदर सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत देखिए उत्तरी पूर्वी यूएसए, तो ये यूएसए का भाग है। ऊपर ये कनाडा बेल्ट आ गया, ये यूएसए है। तो इस यूएसए के अंदर जो ये बेल्ट है उत्तरी पूर्वी, यहाँ पर सघन जनसंख्या देखने को मिलेगी। और दूसरा है पूर्वी कनाडा, ये कनाडा का जो ये भाग है, इस बेल्ट के अंदर सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। ऐसे इसमें आपके सघन जनसंख्या में 3 तो एशिया के आते हैं, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, उसके अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया। एक यूरोप का आता है जिसके अंदर उत्तरी पश्चिमी यूरोप आता है, उत्तर और पश्चिम में। फिर एक आता है पूर्वी उत्तरी अमेरिका जिसके अंतर्गत आपके यूएसए और कनाडा का बेल्ट आता है। अब आपको ये ध्यान रखना है एशिया के अंतर्गत कि पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन से देश आते हैं, चीन, जापान, ताइवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया। दक्षिणी एशिया के अंतर्गत कौन से आते हैं, भारत, चीन, भारत,
पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। फिर आपको देखना है दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत कौन से आते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब देश आते हैं, वो आपके दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। इन दक्षिण पूर्वी एशिया में से सघन जनसंख्या वाले देश इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हमारे जनसंख्या वितरण के जो क्षेत्र हैं, 4 प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए इन सघन जनसंख्या के अंदर पाए अधिक जनसंख्या होने का कारण क्या है कि इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो क्या है कि मनुष्य के लिए बहुत ही अनुकूल है। इसके अलावा जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है वो ज़्यादातर बेल्ट आपको देखना कि समुद्र तटीय क्षेत्र है, जहाँ पर सम जलवायु पाई जाने के कारण भी सघन जनसंख्या पाई जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर नम जलवायु, आपके जल की पर्याप्त उपलब्धता होती है, उद्योगों का विकास हुआ है, खनिज संसाधन प्राप्त हुए, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या सघन पाई जाती है। दूसरी बात करते हैं हम आपके इसके अंदर, पहला सघन जनसंख्या के प्रदेश हो गए। अब हम बात करते हैं सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। विश्व के अंदर ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तो देखिए सामान्य जनसंख्या के अंतर्गत आपके ऐसे कौन से क्षेत्र आते हैं जहाँ पर आपके जनसंख्या निवास करती है। देखिए सामान्य जनसंख्या का मतलब न तो ज़्यादा अधिक और न कम, सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र। पहली बात तो इस क्षेत्र के अंदर देखो जनसंख्या है वो सामान्य का अर्थ है न तो बहुत अधिक यानी सघन और न विरल, उन दोनों के बीच की स्थिति है वो सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र पाए जाते हैं। देखिए इस क्षेत्र है में सामान्य दशाएं पाई जाती हैं, जलवायु दशाएं वो सामान्य पाई जाती है। यहाँ पर देखिए विपरीत परिस्थितियाँ होने के बावजूद मनुष्य ने पर्यावरण के साथ अनुकूल करके और वहाँ पर उस क्षेत्र को अपने निवास योग्य बनाया है। जैसे हम बात करते हैं कि इन सामान्य प्रदेशों के अंदर खनिजों की उपलब्धता, पहाड़ी क्षेत्र होता है, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, एंडीज पर्वत है, वहाँ पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, तो भी लोगों ने उस जलवायु को अपने अनुकूल बना के उस क्षेत्र के अंदर आपको बता अपार खनिज संपदा प्राप्त हुई है। तो उस खनिज संपदा के खनन के कारण वहाँ पर लोग जाके निवास करने लगे और उस क्षेत्र की जो जनसंख्या वो सामान्य स्थिति में पहुँच गई। कहने का मतलब विपरीत परिस्थितियों, विषम जलवायु या विपरीत परिस्थितियों होने के बाद भी वहाँ पर लोग उस पर्यावरण को अपने अनुकूल डाल के वहाँ पर निवास करने लग गए हैं। तो कहने का मतलब वहाँ पर खनिजों का विधोन हुआ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होने के बावजूद भी वहाँ पर जनघनत्व अधिक पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र के अंदर विषम परिस्थितियाँ होने के बावजूद वहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा उसका सामान्य पाए जाने के कारण है खनिजों का विदोहन, उसकी वजह से यहाँ पर जनसंख्या सामान्य पाई जाती है। तीसरा प्रमुख कारण है यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत के अंदर चिली देश है, इस चिली देश के अंदर तांबे के कारण, चिली एंडीज पर्वत है, विपरीत परिस्थितियाँ पाई जाती है, जलवायु ऊंचा आपका पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो भी उसके बावजूद भी यहाँ तांबे की उपलब्धता या तांबे की उपलब्धता के कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। तांबे के खनन के कारण या तांबे के कारण यहाँ पर सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा आपके तांबे के जो चिली देश है उसमें चिली के अंदर तांबे की उपलब्धता के कारण आपके सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। और चिली में चुकाड और कामरा क्षेत्र है जो खाने है, उस क्षेत्र के अंदर आपके सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार कनाडा का शहर है, कनाडा के अंदर यूरेनियम की उपलब्धता के कारण वहाँ पर भी जनसंख्या है और उस क्षेत्र का आर्थिक विकास है वो अत्यधिक हुआ है। इसके अलावा हम बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत क्या है कि
सोने की उपलब्धता के कारण उस क्षेत्र के अंदर भी सामान्य जनसंख्या निवास करने। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इन क्षेत्रों के अंदर विषम परिस्थितियां या विषम जलवायु होने के बावजूद उस जलवायु को मनुष्य ने अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया और वहाँ पर इन क्षेत्र तांबा, यूरेनियम, कनाडा के अंदर यूरेनियम, इनकी उपलब्धता के कारण वहाँ पर लोग निवास करने लगे। तो ये क्षेत्र है जो सामान्य जनसंख्या के क्षेत्र में आते हैं। तीसरा आपका क्षेत्र आता है विरल जनसंख्या के प्रदेश। इस क्षेत्र के अंदर देखिए थर्ड नंबर है विरल जनसंख्या के प्रदेश या क्षेत्र। देखो, विरल जनसंख्या के प्रदेश के अंदर इन क्षेत्रों की स्थिति, उच्चावच और जलवायु की विषम परिस्थितियां पाई जाती है। यानी स्थिति है, इनकी लोकेशन है, स्थिति, उच्चावच और जलवायु, ये क्या है, इनकी स्थिति है वो विषम पाई जाती है। यानी ये बहुत ही कठोर क्षेत्र है जहाँ पर विषम स्थिति, लोकेशन है वो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचाउच पहाड़ी क्षेत्रों पे जलवायु अत्यधिक ठंडे, अत्यधिक गर्म, ऐसे क्षेत्र हैं। तो विषम परिस्थितियाँ पाई जाने की वजह से वहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे ये क्षेत्र जो विरल जनसंख्या का प्रदेश है, ये संपूर्ण पृथ्वी का 70% भाग है इसमें आता है विरल जनसंख्या के क्षेत्र में। यहाँ 70% भूभाग के ऊपर विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। यानी 70% भूभाग पे विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा इसके अंतर्गत देखिए, जैसे पहला सघन जनसंख्या का प्रदेश है जितने भी, अब सामान्य उसके जस्ट आगे वाला भाग है वो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश में आएगा, उससे आगे वाला भाग है वो विरल जनसंख्या के प्रदेश में। जैसे ये सघन जनसंख्या का प्रदेश है तो इसके जो आगे वाला भाग है, ये आगे वाला भाग ये सामान्य जनसंख्या का प्रदेश कहलाएगा। इसी प्रकार ये है तो इसके जो आगे वाला भाग है ये सामान्य जनसंख्या, यानी सामान्य जनसंख्या के प्रदेश में ये आते हैं। इधर भी ये सामान्य जनसंख्या पाई जाती है, यहाँ पर भी इस बेल्ट में, ठीक है। इधर भी इस बेल्ट के अंदर भी सामान्य जनसंख्या आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं विरल जनसंख्या के क्षेत्र, जिसमें आपके देखिए एशिया की बात करते हैं तो एशिया के अंदर जो अरब कंट्रीज़ वाला बेल्ट है यहाँ पर विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। इस पूरे बेल्ट के अंदर विरल जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। इस बेल्ट में भी आपको विरल जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इसके अलावा मध्य आपका यूएसए, जो यूएसए का ये बेल्ट है, यहाँ पर भी विरल जनसंख्या देखने को, यानी रॉकीज पर्वतमाला का बेल्ट है इसलिए यहाँ पर भी विरल जनसंख्या आपको देखने को मिलेगी। और अफ्रीका का मैंने बता दिया, इस बेल्ट के अंदर भी विरल जनसंख्या का कारण है इस क्षेत्र में जो जलवायु है विषम है, उच्चावच पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। उसकी वजह से यहाँ पर आपके विरल जनसंख्या यानी बहुत ही कम जनसंख्या निवास करती है। चौथा आपका इसके अंदर सघन जनसंख्या के अंदर विश्व की जनसंख्या वितरण में चौथा आता है अति न्यून जनसंख्या। देखो सघन हमने पढ़ लिया, सामान्य पढ़ लिया, विरल पढ़ लिया, चौथा है अति न्यून जनसंख्या का क्षेत्र है। देखिए ये क्षेत्र विश्व के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मनुष्य के निवास योग्य क्षेत्र नहीं होता है, वहाँ पर पूर्ण रूपेण जलवायु है वो विषम पाई जाती है, धरातल होता है वो कठोर पाया जाता है। यानी जो जलवायु है वो पूर्ण रूपेण क्या होती है, विषम होती है, यानी मनुष्य के लिए निवास योग्य नहीं होती है। धरातल होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, कठोर होता है। जैसे पर आपके पथरीला क्षेत्र होता है या पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। तो ऐसे क्षेत्र कौन से हो सकते हैं, ऐसे क्षेत्र आते हैं देखिए अति शीतलन क्षेत्र, यानी अति शीत क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, अति उष्ण क्षेत्र जहाँ पर अत्यधिक आपके गर्मी पड़ती है। इसके अलावा पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र आता है इसके अंदर। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहाँ पर धरातल है
वो पूरा का पूरा क्या है कि कठोर क्षेत्र है। इसके अलावा ये बेल्ट है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में आता है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र के अंतर पड़ता है। इसके अलावा भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहाँ पर अत्यधिक गर्मी अत्यधिक वर्षा की वजह से भी इस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या है वो बहुत ही कम अति न्यून जनसंख्या पाई जाए। कुल मिला के कहने का मतलब है इस बेल्ट के अंतर्गत विषम पूर्ण रूप में मनुष्य के निवास योग्य जलवायु नहीं पाई जाती। तो इसमें देखो अति शीत प्रदेश, जैसे मान लीजिए ये ग्रीनलैंड वाला बेल्ट है, आपका कनाडा का उत्तरी भाग है, इस बेल्ट में ये पूरा का पूरा इलाका। इसके अलावा यूरोप का जो ये पूरा साइबेरिया वगैरह है, यूरोप का पूरा बेल्ट, नॉर्वे स्वीडन ऊपर वाला जो आर्कटिक क्षेत्र है, इस बेल्ट के अंदर आपके पूरी की पूरी जनसंख्या पूरा क्षेत्र है वो शीत प्रदेश है। तो यहाँ पर भी आपको 1-2 जनसंख्या 1-2 घनत्व इनका जनसंख्या घनत्व 1-2 मिलता है। तो यहाँ पर भी जनसंख्या बहुत ही अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करें तो आपके यहाँ पर अरब का मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, ठीक है। इसी प्रकार कालारी मरुस्थल है, यहाँ पर अत्यधिक कम जनसंख्या देखने को मिलेगी। इसी प्रकार आपके एंडीज रॉकीज पर्वत के अंदर भी यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर भी आपको कम जनसंख्या यानी अति न्यून जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये आपके क्षेत्र है जहाँ पर आपके विश्व जनसंख्या का वितरण इस प्रकार फैला हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से मानचित्र के जरिए समझ में आया होगा। आप भी एक बार प्रयास करना कि कौन सा क्षेत्र है वो कहाँ पे है, तो उस हिसाब से आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये तो आपका था विश्व जनसंख्या वितरण के क्षेत्र, जिसको हमने 4 भागों में बांटा गया था। सघन, सामान्य, विरल, अति न्यून। सघन के अंतर 5 क्षेत्र हैं, जिसके अंदर 3 एशिया का आता है, पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। इसके अलावा एक यूरोप का आता है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। एक आता है आपका उत्तरी पूर्वी यूएसए, उत्तरी अमेरिका। इसके अलावा या पूर्वी उत्तरी अमेरिका। फिर दूसरा सामान्य का क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र जो सघन और विरल के बीच की स्थिति में पाया जाता है। फिर विरल जनसंख्या के क्षेत्र जो विश्व के 70% भूभाग पे मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। अति न्यून ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य निवास के लिए विषम परिस्थितियाँ पाई जाती है, विषम जलवायु, या हम इसको यूँ बोल सकते हैं कि कठोर धरातल पाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों के अंदर बहुत ही कम जनसंख्या देखने को मिलती है। तो ये आपके विश्व जनसंख्या वितरण के क्षेत्र थे। हमारा टॉपिक है जनसंख्या महासमूह या जनसंख्या जनसमूह है। देखिए जनसंख्या महासमूह क्या होता है। सामान्य रूप से जनसंख्या महासमूह का हम अर्थ लगाते हैं कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र या ऐसा बड़ा भूभाग जहाँ पर जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, उसको हम जनसंख्या महासमूह कहते हैं। तो देखिए विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करते हैं, उन्हें ही जनसंख्या महासमूह कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 बड़े समूह में निवास करते हैं, उसे ही जनसंख्या महासमूह कहते हैं। अब देखो विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग यानी अत्यधिक जनसंख्या का बड़ा भाग है वो 4 क्षेत्र। अब 4 क्षेत्र कौन से हो गए, जैसे एशियाई जनसमूह को चाहे महासमूह को, बात एक ही। एशियाई जनसमूह, दूसरा यूरोपीय जनसमूह, थर्ड आपका अमेरिकी जनसमूह, और फोर्थ है वह है अफ्रीकी जनसमूह। तो देखिए विश्व की जो संपूर्ण जनसंख्या है वो इन 4 प्रमुख महाद्वीपों के अंदर निवास करती है। तो इस प्रकार इसके 4 आपके प्रमुख जनसमूह के अंदर बांटा गया। जनसमूह या जनसंख्या महासमूह का अर्थ क्या बताया, विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग
ठीक है। विश्व के 4 बड़े समूह यानी लगभग आपको इन 4 महाद्वीपों में विश्व की लगभग 90 से 95% जनसंख्या देखने को मिल सकती है। तो इन 4 जनसमूहों की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एशियाई जनसमूह की। तो जनसमूह का आपको तो अर्थ पता लग गया होगा कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या या बहुत ही बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र जहाँ पर विश्व की जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है, यानी विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग, जहाँ पर बड़ा भाग वो 4 क्षेत्र है, उनके अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वो जनसंख्या महासमूह कहलाता है। बात करते हैं एशिया जनसमूह की। एशिया जनसमूह यानी कहने का मतलब ये, सबसे पहले देखिए एशिया जनसमूह है वो इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। एशिया जनसमूह का हालांकि देखो विस्तार है वो अरब कंट्रीज से लेके आपके इधर जापान तक देखने को मिलता है। अरब कंट्रीज जितने भी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, इस क्षेत्र से लेके और इस क्षेत्र, लेकिन इस बेल्ट में आपको पता है कि जनसंख्या थोड़ी सी विरल पाई जाती है। तो जो सघन जनसंख्या यानी बड़े जो जनसंख्या का बड़ा समूह है, आपको पढ़ा होगा विश्व की लगभग 60.27% जनसंख्या है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। तो एशियाई जो जनसमूह है इसके अंतर्गत जो इस बेल्ट में विश्व की जो आपको एशिया जनसमूह जिसका विस्तार है पाकिस्तान से लेके, हम ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, कारण है यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ पर बड़ा जनसमूह यानी महासमूह कहाँ निवास करता है, तो ये एशियाई जनसमूह वो पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इसके अलावा आपके ताइवान होते हुए जापान तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर विश्व की एशियाई जनसमूह की लगभग 58%, टोटल 60.27 है उसमें से 58% वो बेल्ट है, इसी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका जो विस्तार है एशिया जनसमूह, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि एशिया का विस्तार, एशिया जो है वो इधर अरब कंट्रीज से लेके जापान तक इसका विस्तार पाया जाता है, जबकि यहाँ पर है एशिया जनसमूह यानी महासमूह की जनसंख्या का बड़ा भाग है वो किन देशों के अंदर, तो पाकिस्तान से लेके, क्यों पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ताइवान, जापान, इन देशों के अंदर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो विस्तार है वो पाकिस्तान से लेके और आपके चीन वगैरह जापान तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, आपके ताइवान और जापान तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। चाइना भी है लेकिन थोड़ा सा ऊपर की ओर है, लेकिन आता जनसमूह के अंतर्गत है। दूसरी बात कि जो इस जनसमूह का जो क्षेत्र है यानी जो जनसंख्या है वो कितने अक्षांशों के बीच में बड़ी जनसंख्या निवास करती है, तो देखिए इसकी जो लोकेशन है वो आपको एशिया जनसमूह की 10 डिग्री से 40 डिग्री, 10 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि एशिया की जो लोकेशन है उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश, इस बेल्ट में आपको ये कहने का मतलब है जो आपका एशिया है वो इस बेल्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपके जो इस जनसंख्या या इस महासमूह की जनसंख्या देखने को मिलती है। यहाँ की जो जलवायु है, ध्यान रखना, एशियाई महासमूह या एशियाई जनसमूह की जलवायु है वो है मानसूनी प्रकार, यानी कहने का मतलब यहाँ पर मानसून के द्वारा वर्षा होती है, तो यहाँ पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है, इसलिए इसको मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को मानसूनी एशिया, मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। कारण है कि इन देशों के अंदर मानसून के द्वारा वर्षा होती है, जबकि देखो इन देशों के अंदर साइक्लोन के माध्यम से वर्षा होती है, ना कि मानसून के द्वारा होती है। विश्व के काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे इस बेल्ट में, इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस क्षेत्र में यहाँ पर मानसून के द्वारा वर्षा होती है, जबकि जो भीतरी क्षेत्र है इनके, उनके अंदर साइक्लोन के द्वारा चक्रवातों के माध्यम से वर्षा होती है। तो इसलिए इसमें मानसूनी जलवायु पाए जाने के कारण इसको मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब एशियाई जनसमूह या एशियाई महासमूह को मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो क्षेत्र है अत्यधिक नदियाँ हैं, जैसे होंगो है आपके, इसके अलावा गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, वर्धा है,
चीन की प्रमुख नदी है। तो इसके अलावा यांगटी, सिक्यांग, सिक्यांग, ये नदियाँ होने की वजह से मतलब ज़्यादातर जो मैदान है वो नदियों द्वारा निर्मित है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि बड़े मैदान होने की वजह से यहाँ पर अत्यधिक उत्पादन क्षमता, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अनाज अत्यधिक मात्रा में होते हैं। उपजाऊ कृषि यानी पूरा का पूरा आपको एक बताता हूँ कि इन पूरे एशिया जनसमूह के अंतर्गत इन एशिया जनसमूह की अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है, यानी अर्थव्यवस्था का जो प्रमुख आधार है वो है कृषि। एशिया जम्मू आपके जनसमूह के अंतर्गत आने वाले सभी देशों, जापान को छोड़ के, विशेष तौर से ध्यान रखना, जापान को छोड़ के, जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि के ऊपर निर्भर नहीं है, तकनीकी उद्योगों के ऊपर निर्भर है। तो अर्थव्यवस्था का जो एशिया जनसमूह है उसकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है, जापान को छोड़ के, इस चीज़ का ध्यान रखना। कारण है कृषि होने का प्रमुख कारण कि यहाँ पर जो मैदान क्षेत्र है वो नदियों द्वारा निर्मित है, इसलिए यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर आपके फसलों का उत्पादन है वो अत्यधिक मात्रा में निवास। एक आपको पढ़ा होगा कभी कि जिस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या सघन उसी क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर आपके जनसंख्या ये नदी द्वारा निर्मित। व्यवस्था के बाद में देखते हैं एशिया महाद्वीप की जो जनसंख्या, एशियाई जनसमूह की, एशियाई जनसमूह है जिसकी प्रमुख जो समस्या है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। जो एशियाई जनसमूह की वृद्धि दर है वो 2% है। अब इसमें ध्यान रखना कि जो एशियाई जनसमूह है इनके अंतर्गत चाइना को छोड़ के, जापान को छोड़ के बाकी सभी देशों की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 2% के आसपास रही है। अब देखिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो जापान के अलावा जो देश है उनके अंदर प्रमुख समस्या है वो रोजगार की समस्या, आवास की समस्या, चिकित्सा की समस्या, गरीबी यानी निर्धनता की जो दर है वो काफ़ी अधिक है। तो ये सब आपकी समस्याएं देखने को मिलती है। एशियाई जनसमूह के अंदर विश्व की 2 प्रमुख जो देश है जो तीव्र सबसे अधिक जनसंख्या वाले, जिसमें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है वो है चीन, जिसकी जो कुल जनसंख्या है वो है आपके 135.7 करोड़। ये 2013 के अनुसार। वर्तमान में जो इसकी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या वो 145 करोड़ के आसपास है। दूसरा आपका देश भारत, जिसकी 2013 के अंतर्गत जनसंख्या थी 127.7 करोड़, जो वर्तमान में बढ़कर 135 करोड़ के आसपास हो गई है। तो ये आपके एशियाई जनसमूह की प्रमुख विशेषताएं थी। अब आपके यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह, इन सभी के का अध्ययन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद बेटा।